सभी साथियों को राम राम। आज आपका मेरी दूसरी क्लास पे आप सभी का स्वागत है। कल मैंने जो करवाया था वो एक बार आप ज़रूर रीडिंग कर लें और अपने लूसेंट बुक में मेरे साथ पढ़ते जाएं। आज मैं करवा रहा हूँ आपको विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। ये प्राचीन भारत का पार्ट चल रहा है। सभी साथी एक बार वीडियो पे पूरा ध्यान दें और जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी जीडी और बीएसएफ एचसीएम में जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं ना उनमें आपको बहुत सहयोग मिलेगा। आज मैं आपको करा रहा हूँ यूनानी रोमन लेखक। जो इम्पोर्टेंट होगा ना वो मैं करवाता जाऊँगा, आप अंडरलाइन करते जाएं। मैं चलो शुरू करता हूँ। आप सभी जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं ना वो एक बार लूसेंट की मेरी सारी क्लासें देख लेना। रोज़ की रोज़ एक डेली की क्लास आएगी और आपके क्वेश्चन क्लियर ना होना तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना भी मेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है और लूसेंट बुक मेरी याद नहीं हुई है। एक बार सभी साथी ज़रूर वीडियो को ज़रूर देखें। टेशियस यह ईरान का राजवेद था। टेशियस यह ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस है ना जो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी उसमें हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। अगला आप छोड़ दें। चौथा पॉइंट है मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर राजा था ना उसका राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। जो चंद्रगुप्त राज्य के मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विकास में लिखा था विषय में लिखा था इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा था। डाइमैक्स यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार और राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। छठा पॉइंट है डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। सातवां पॉइंट है टोलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टोलमी ने इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। आठवां पॉइंट आप छोड़ दें क्योंकि आठवें में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नौवां पॉइंट कराता हूँ आपको पेरिफलस ऑफ द एरिथ्रियन इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। इसका बी पार्ट है इतिहास का। चीनी लेखक फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चीनी लेखक जो चीन के लेखक होते हैं ना फाहियान वो है ये। यह चीनी यात्री नरेश गुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण के मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया था। इसने भी अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया था। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। 14 वर्षों तक भारत में रहा था। यह जो लेखक है ना ये 14 वर्ष तक भारत में रहा था, बाद में अपने देश में वापस चला गया था। सयुगन यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। यह 518 में भारत में आए थे। अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रियां की थी। हेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग
यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन में भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यह 15 वर्ष तक भारत में रहकर और 645 ईस्वी में चीन लौट गया था। आगे इसमें पढ़ने का कुछ नहीं है, जो नॉर्मल है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा कोई भी। इसका सी पॉइंट है अरबी लेखक, ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको जरूर देख लें। अल-ब्रूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी कृत किताब उल-ए-हिंद या ताक़-ए-हिंद, भारत की खोज। ये बुक आप पूरी अंडरलाइन कर लें क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्ज़ाम में है। किताब उल-हिंद या ताक़-ए-हिंद, भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। ये जो बुक है ना, किताब उल हिंद ए ताक़-ए-हिंद, ये 80 अध्यायों में 80 अध्यायों में, ये देखो ये लिखा हुआ 80 अध्यायों में विभाजित है। सेकंड पॉइंट है इसका अरबी लेखक का इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है। इब्न बतूता का है ना, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत, इसका मान लिया यात्रा वृत्तांत है, जिसे रिहला कहा जाता है। इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक छोड़ दें। इसके बाद 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया, क्योंकि 1333 ईस्वी में दिल्ली में सुल्तान मोहम्मद बिन काजिम तुगलक का राज हुआ करता था। अगला पॉइंट है अन्य लेखक, डी है अन्य लेखक। तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह एक तिब्बत लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईस्वी पूर्व में अभिलेख बेगाज कोई एशिया माइनर से वेदांक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और मत्स्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। आगे चलते हैं। सभी साथी मेरे साथ एक बार वीडियो देखते जरूर जाएं और अपना अपना कवर करता जाएं भाई लुसेंट बुक के साथ। मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेंसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारत का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारत का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारत का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खदान सुरक्षित रखने का उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत का होने वाला हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है।
सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास इसके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी मदसनोर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी मदसनोर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीर नवपाषाणिक पुरास्थल ब्रजहोम से गर्तावास गड्ढा का साक्ष्य मिला। इसे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। कश्मीर नवपाषाणिक पुरास्थल ब्रजहोम में गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला। इसे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता। जो पुराने सिक्के होते थे ना, उसको आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य के कार कांसारणपण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम जो सिक्के थे ना, उनके ऊपर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों के द्वारा किया गया था। जो पहले सिक्के बने उनके ऊपर लेख लिखना वो यवन शासकों ने किया था। समुद्र की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के के संगीत प्रेम होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट में रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। अरिकमेडु पांडुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। महत्वपूर्ण अभिलेख ये आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। ये है सबसे महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल द्वारा, जूनागढ़ रुद्रदामन द्वारा, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री द्वारा, प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशन सेकंड, मदसंदौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। अभिलेखों का अध्ययन इमोग्राफी कहलाता है। ये जो पॉइंट होता है ना नोट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभिलेखों का अध्ययन इमिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को नागर शैली कहते हैं। उत्तर भारत के मंदिर होते हैं ना, जब वो उनके मंदिरों की कला को शैली को नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्राविड़ शैली कहा जाता है। एक बार मैं दोबारा करवाता हूँ आप सभी को। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्राविड़ शैली कहलाती है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्राविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा। अंत यह वेसर शैली कहलाती है। अंत में यह वेसर शैली कहलाती है। जो प्रभाव पड़ा था ना उसे एक बार ये तो आप दोबारा देखें क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्राविड़ शैली कहलाती है। एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्राविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्राविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा। अंत यह वेसर शैली कहलाती है।
पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह एक हिंदू मंदिर तक पंचतायन शैली कहलाता है। जब यह मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायत मंदिर के उदाहरण कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, बाहोश्वर ब्रह्मोश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। एक बार ये पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं। कंदरिया महादेव खजुराहो में, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में, ब्रह्मोश्वर मंदिर भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर का भुवनेश्वर में याद रखें, ब्रह्मोश्वर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, लक्ष्मण और कंदरिया महादेव खजुराहो में याद रखें, कंदरिया महादेव और लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, गोडेश्वर महादेव मंदिर महाराष्ट्र में। आप सभी को मैं प्राचीन भारत करवा दिया। कल करूँगा मैं प्रागैतिहासिक काल स्टार्ट। आप सभी भाई मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ यानी अपना जो भी मैं करवा रहा हूँ ना वो अंडरलाइन करते जाएं और पढ़ते जाएं। लूसेंट की बुक अपने पास रखें। सभी भाई वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। धन्यवाद।